नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के तृतीय भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न अथवा वृष लग्न। वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव, इन 2 भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से 9वें स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखिए, जब हमने लघु पारशरी की बात करी थी आपसे, तो आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही व्यय स्थान अर्थात तृतीय का व्यय स्थान द्वितीय भाव और अष्टम का व्यय स्थान सप्तम भाव, इन दोनों के ही व्यय स्थान मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव और तृतीय भाव तो मृत्यु भाव है और सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये दोनों ही भाव मारक भाव हैं। यहाँ पर अष्टम भाव जो एक मारक भाव है उसका स्वामी मृत्यु स्थान में बैठ रहा है और वह भी अपनी नीच राशि पर। हमने आपसे बात करी थी जब हमने ग्रहों के सिद्धांत पर चर्चा करी थी कि मंगल कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में होता है, नीचत्व प्राप्त कर लेता है। तो इस कुंडली में जब मंगल तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है, वृषभ लग्न में जब मंगल तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो नीच का हो जाता है, नीचत्व प्राप्त कर लेता है। नीच के ग्रह सदैव अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, नेगेटिव फल प्रदान करने वाले होते हैं, बशर्ते वह नीच भंग राजयोग का निर्माण न करते हों। यहाँ पे देखिए, ये इसका नीच भंग होगा या नहीं होगा वह तो इसके सिद्धांत के आधार पर अन्य ग्रह भी बताएंगे, लेकिन मंगल अपने तृतीय स्थान में बैठा हुआ है और नीच का होकर बैठा है। तो मंगल के इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत गुण हैं वह ये दिखाते हैं कि मंगल यहाँ पर अशुभ प्रभाव देने वाला है और अपने नीचत्व में होने के कारण विशेष मारक बन रहा है। हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल सम प्रभाव देने वाला हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इस कुंडली के आधार पर और इस सिम्टम्स के आधार पर अगर बात करें तो मंगल मारक बन रहा है, कहना चाहिए कि प्रबल मारक बन रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का और संघर्ष का भाव। संघर्ष के भाव में, मेहनत के भाव में और परिश्रम के भाव में जब नीच का मंगल बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के कर्मों को नकारात्मक कर देने वाला होता है। सामाजिक रूप से जो कर्म नकारात्मक होते हैं, सामाजिक रूप से जो एक्शन असामाजिक होते हैं वह व्यक्ति करने वाला हो जाता है, उन कृत्यों का भागीदार भी बनता है। तो ऐसे में कोई ऐसे भी कृत्य हो सकते हैं जो कि शास्त्रों की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से वो उचित न होते हों, जिनको कि इल्लीगल एक्शन भी कहा जाता है। एक ये संभावना है। दूसरी संभावना ये है कि व्यक्ति अकर्मण्य ही हो जाए। अकर्मण्य से मतलब ये हो गया क्योंकि संघर्ष के भाव में बैठा हुआ है ये और नीच का मंगल यहाँ पर स्थित है, तो ऐसा भी संभावना है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अकर्मण्य हो जाए। यदि हम सप्तम भाव के सापेक्ष इस मंगल को देखते हैं तो सप्तम भाव से यह मंगल 9वें भाव पर स्थित है। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का और सप्तम भाव होता है लाइफ पार्टनरशिप का, प्रोफेशनल पार्टनरशिप का, दैनिक इनकम का, दैनिक आय का। इन सभी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें या सप्तम भाव से संबंधित अन्य भी हम कंटेंट्स की यदि बात करते हैं तो मंगल अपने स्थान से 9वें स्थान अर्थात भाग्य स्थान में स्थित है। 9वें स्थान के सापेक्ष यह मंगल व्यक्ति को भाग्यवादी बनाने वाला होगा, भाग्यशाली बनाने वाला होगा। व्यक्ति को जीवन साथी अच्छा प्राप्त होगा, गुणी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जो इंडिविजुअल स्थिति है वह ये दिखाती है कि मंगल नीच का हो रहा है तो आउटपुट बेहतर नहीं आएगा। जीवन साथी अच्छा होते हुए भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। तो संभवतः व्यक्ति के जो कृत्य होंगे, जो कर्म होंगे वो कहीं पॉजिटिविटी की तरफ नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। कह सकते हैं इस प्रकार की कुंडली में व्यक्ति अपने मैरिड लाइफ को खुद ही स्पॉइल करने वाला हो जाता है, खुद ही नष्ट करने वाला बन जाता है अपने कृत्यों के कारण। क्योंकि यहाँ पर जो कृत्य है ना व्यक्ति के, वो जो एक्शन है उसके जो रिएक्शंस होते हैं या आउटपुट जो आते हैं वो बेहतर नहीं आते हैं, जो आउटपुट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो डेफिनेटली जो उसकी रूट है, उसके जो मेहनत का, उसके परिश्रम का, उसके संघर्ष का, वह सही नहीं होता।
उसका जो आधार है होता है वह शिलान्यास अच्छा नहीं होता। इस दृष्टि से देखें तो सप्तम भाव के सापेक्ष यह मंगल आउटपुट में नेगेटिव करने वाला होगा, लेकिन सप्तम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो शुभ है। वही बात कि जीवन साथी तो अच्छा प्राप्त होगा या चीज़ें प्रैक्टिकली तो बेहतर होंगी, लेकिन वह व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर, अपने नेचर के आधार पर उसको नष्ट कर देने वाला होता है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक तो लघु पाराशरी का सिद्धांत है, पाराशर होरा शास्त्र का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि जब द्विद्वादश संबंध की हमने बात करी थी लघु पाराशरी में, तो आपको बताया था कि द्वादश भाव अथवा द्वितीय भाव, दोनों ही भाव का ये स्वभाव होता है कि वह अपने दूसरे भाव में स्थित राशि के अनुसार फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर यदि द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें या द्वितीय भाव की दृष्टि से यदि देखें तो द्वितीय भाव पंचम भाव के आधार पर अपना फल प्रदान करने वाला होगा और द्वादश भाव सप्तम भाव के आधार पर अपना फल प्रदान करने वाला होता है। इट मीन्स कि द्वादश भाव और द्वितीय भाव दोनों ही न्यूट्रल भाव होते हैं, तो इनकी दूसरी राशि जहाँ भी पड़ती है वहाँ से ये अपने कंटेंट्स को पिक करते हैं, व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति यही हो रही है कि द्वादश भाव जो फल देगा वह सप्तम भाव के आधार पर देगा, क्योंकि एक मारक भाव का स्वामी मृत्यु स्थान में बैठ रहा है तो प्रबल मारक हो रहा है, तो मारक के फल प्रदान करने वाला होगा। मंगल के जो कंटेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं? मंगल होता है शूरता का कारक, वीरता का कारक, पराक्रम का कारक, आक्रामकता, क्रोध, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। तो यदि हम शूरता, वीरता, पराक्रम, क्रोध, धीरज और गंभीरता किसी भी स्थिति में बात करें तो व्यक्ति को नेगेटिव फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति का जो क्रोध होगा वो विध्वंसकारी होगा, जो शूरता वीरता होगी वो दूसरों का अहित करने वाला या समाज को पीड़ित करने वाला हो सकता है या किसी व्यक्ति विशेष को पीड़ित करने वाला हो सकता है। व्यक्ति का पराक्रम तो प्राप्त होगा, व्यक्ति को, व्यक्ति निडर तो होगा, लेकिन उसका जो यूज़ होगा वो दूसरे लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं कि अपने लोगों के लिए भी करता है, कभी कभी अपने परिवार के लिए भी करता है, अपने नज़दीकी व्यक्तियों के लिए भी करता है उस पराक्रम का उपयोग। तो ऐसे में भी यह नेगेटिव होता है। या धीरज और गंभीरता तो व्यक्ति में होती है, लेकिन आने वाले भविष्य के प्रति वह सचेत नहीं होता, जो कि एक नेगेटिविटी में वर्क करने वाली होती है। तो सप्तम भाव के सापेक्ष ये मंगल शुभ नहीं है और अपने नीचत्व के कारण यह और शुभ प्रभाव देने वाला बन रहा है। लेकिन यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष भी देखते हैं तो द्वादश भाव होता है पृथकतावादी भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है पृथकतावादी ग्रह। तो यहाँ पर मंगल एक पृथकतावादी ग्रह भी बन रहा है, जिसके कारण पहली बात तो आप समझिए कि व्यक्ति को अपने छोटे भाई, छोटी बहन या मित्र, इनसे सभी से अलगाव हो सकता है व्यक्ति का। ऐसी भी संभावना है कि व्यक्ति का छोटा भाई या छोटी बहन नहीं हो, और ऐसी भी संभावना है यदि होती है तो उनसे संबंध मधुर नहीं होते हैं, संबंध नेगेटिव होते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि व्यक्ति के मित्रगण ज़्यादा ना हो, लेकिन यदि हों तो उनसे समय समय पर मित्र बदलते रहते हैं या फिर परिवर्तनशील रहते हैं, या फिर उनसे संबंध उनके प्रगाढ़ नहीं होते या बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसी भी संभावना है। तो तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो ये क्योंकि पृथकतावादी भाव का स्वामी होकर तृतीय स्थान में बैठ रहा है, तो व्यक्ति के पराक्रम, वीरता और धीरज, गंभीरता को भी कम करने वाला होता है। इट मीन्स कि विशेष रूप से जो तृतीय भाव के इफेक्ट्स होते हैं, संघर्ष, परिश्रम और मेहनत को समाप्त करने वाला भी बन जाता है। तो व्यक्ति संघर्ष न करेगा तो इसके मतलब ये उसका जीवन बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मंगल के मारक होने की, प्रबल मारक होने की, तो वह यह दिखाई देता है कि धन के सापेक्ष यह स्थिति बेहतर होगी, लेकिन अन्य चीज़ों के सापेक्ष यह स्थिति बेहतर नहीं होगी। तो व्यक्ति धन तो ठीक ठाक कमा ही लेगा, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, लोकाचार की दृष्टि से देखें या फिर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, तृतीय भाव जो होता है ना, वो इम्यूनिटी भी देता है। दो ग्रह यहाँ पर इम्यूनिटी के कारक होते हैं, दो भाव कारक होते हैं। एक तो प्रथम भाव का स्वामी और प्रथम भाव, ये दोनों ही इम्यूनिटी के कारक होते हैं क्योंकि लग्नेश होते हैं। हमने बताया कि लग्नेश का मतलब वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है, अर्थात कुंडली का भोक्ता। लग्नेश का कमजोर होना या लग्न का कमजोर होना
यह दिखाता है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर हमने दो चीज़ें कही, लग्न पीड़ित हो या फिर लग्नेश पीड़ित हो, दोनों चीज़ों में अंतर है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, आपको समझना चाहिए। लग्न पीड़ित का मतलब होता है कि लग्न पे किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जो ग्रह नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर मंगल हो रहा है, इस प्रकार के किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर वह ग्रह स्वयं ही स्थित हो जाए, जैसे तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो लग्न पीड़ित हो जाता है। और लग्नेश पीड़ित का मतलब हो गया है कि लग्न स्थित राशि का स्वामी, लग्न में स्थित राशि का स्वामी, इट मीन्स कि यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र कहीं पीड़ित हो जाए, शुक्र 6, 8, 12 भावों में पहुंच जाए, ऐसा भी संभव है, या फिर नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठ जाए, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों के साथ बैठ जाए, तब भी नेगेटिविटी संभव है, या फिर किसी अन्य ग्रह के कारण पीड़ित हो जाए, यह भी नेगेटिविटी संभव है, अथवा पाप कर्तनी में आ जाए। पाप कर्तनी हमने जब ग्रहों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया था, पाप कर्तनी का मतलब दो नेगेटिव ग्रहों के बीच में कोई ग्रह आ जाता है, या लग्न ही आ जाए, यहाँ पे द्वितीय भाव द्वादश भाव में कोई नेगेटिव ग्रह बैठे हों, क्रूर ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह बैठे हों और लग्न यहाँ पर स्थित है ही, ऐसी संभावना है। अथवा शुक्र आ जाए, शुक्र ऐसी स्थिति में आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे मंगल है नेगेटिव और यहाँ पे कोई राहु जैसा ग्रह हो जाए और बीच में ही चतुर्थ भाव में शुक्र आ जाए, तो यह भी एक पाप कर्तनी वाली स्थिति होती है। शुभ कर्तनी भी होती है, शुभ ग्रह हो जाए तो शुभ कर्तनी होती है, हम बात कर चुके हैं पहले, तो मुझे नहीं लगता है कि विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। यहाँ पर इम्यूनिटी के कारक हमने बात करी, या तो लग्न या लग्नेश। इसी प्रकार से तृतीय भाव अथवा तृतीय भाव का स्वामी भी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है, शौर्य का भाव होता है। ये जो व्यक्ति की शूरता वीरता पराक्रम होता है ना, यही व्यक्ति की इम्यूनिटी भी होती है। यदि यहाँ पे कोई नेगेटिव ग्रह होता है, जैसे मंगल बैठ गया है यहाँ पे, पूर्ण रूप से नेगेटिव होकर बैठ गया, पूर्ण रूप से प्रबल मारक होकर बैठ गया है, तो तृतीय भाव को नष्ट करने वाला होगा। द्वादश भाव का भी स्वामी है तो और पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। तो इट मीन्स कि व्यक्ति की जो वीरता है या शौर्य है, जो मेहनत है, उसका नाश हो रहा है। इट मीन्स कि व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो इम्यूनिटी डाउन से न कह सकते हैं व्यक्ति के बीमार पड़ने के पूर्ण लक्षण ये दिखाता है। मंगल की महादशा, अंतरदशा अथवा मंगल के वर्ष व्यक्ति को बीमार करने वाले होंगे, व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ित करने वाले होंगे। देखिए 13 वर्ष की अवस्था, 15 वर्ष की अवस्था, 28 वर्ष की अवस्था विशेष रूप से नेगेटिव हो सकती है, 15 वर्ष की और 28 वर्ष की और विशेष रूप से नेगेटिव हो सकती है। 13वां वर्ष बेसिकली माना जाता है मंगल की पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला साल होता है जनरली, लेकिन हाँ 15वां साल और 28वां साल यदि मंगल नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा ये वर्ष। अथवा मंगल की महादशा और अंतरदशा जब भी आएगी, महादशा का मतलब 7 साल की मंगल की महादशा आती है, अथवा मंगल की अंतरदशा आती है, तब भी इसके नेगेटिव फल प्राप्त होंगे, व्यक्ति बीमार पड़ेगा। धन हानि हो सकती है, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, शरीर की हानि हो सकती है, मानसिक रूप से भी क्षति पहुंच सकती है, किसी करीबी व्यक्ति को आघात हो सकता है, अथवा उस व्यक्ति को भी मानसिक परेशानी हो सकती है। तो मन से, धन से अथवा शरीर से नुकसान होना, पीड़ित होना मार्केश के फल प्रदान करने वाला होता है। मार्केश की यही परिभाषा होती है कि आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करने वाली यह दशा होती है या यह प्रभाव होता है। चलिए हमने बात करी सप्तम भाव के सापेक्ष और द्वादश भाव के सापेक्ष, जो कि इसके राशि स्थान होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारक स्थानों की, मंगल के कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। पहले हम बात करते हैं तृतीय भाव के सापेक्ष। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने ही स्थान में बैठा हुआ है, नीच का होके बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिविटी भी है, मंगल जो नीच का हो रहा है ना, वो कर्क राशि पर हो रहा है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा और मंगल परस्पर मित्र होते हैं। हालांकि एक सिद्धांत है कि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। जब हमने ग्रहों के सिद्धांत की बात करी तो आपको बताया था कि मंगल कर्क राशि के 28 अंश पर नीच का होता है और मंगल मकर राशि के 28 अंश पर उच्च का होता है। इसी प्रकार से हमने यह भी बताया था कि मंगल मेष राशि के 0 से 12 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में निवास करता है। तो ये चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी, आपको समझनी भी पड़ेंगी।
तो यदि मंगल कर्क राशि पर 28 अंश पर होता है, देखिए ये बहुत माइन्यूट सिद्धांत होता है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, वह हम ग्रहों के या कुंडली के ओवरऑल सिद्धांतों की बात कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट करने वाली है, यहाँ पर यह भी चर्चा करना बड़ा आवश्यक होता है कि मंगल कर्क राशि पर स्थित है, अपनी मित्र राशि पर स्थित है, तो पॉजिटिव भी फल करेगा। लेकिन जब वो चर्चा यह होती है कि मंगल यहाँ पर नीच राशि का है, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मित्र राशि पे स्थित मंगल की कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक होता है कि मंगल अपनी उच्च राशि पे अथवा मंगल अपनी नीच राशि पर 28 अंश पर होता है। तो 28 अंश के आसपास भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आसपास कितना हो सकता है, जब हम बिल्कुल माइन्यूट कैलकुलेशन करते हैं तो 28 अंश होना चाहिए, लेकिन इसको कितना मान सकते हैं आप, 27 अंश मान सकते हैं, आप 28वां अंश भी मान सकते हैं, आप 29वां भी मान सकते हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट आप इस रूप में इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि मंगल इसी अवस्था में 4 अंश पे 5 अंश पे है, तब तो आप नीच का इसको नहीं मान सकते ना। या फिर मकर राशि पे अगर यही मंगल 2 या 3 अंश का है तो आप इसको उच्च का नहीं मान सकते ना, आपके प्रेडिक्शंस गलत होंगे। या फिर जैसे हमने सूर्य की बात करी तब भी, हमने चंद्रमा की बात करी तब भी, और आज हम मंगल की बात कर रहे हैं तब भी, और हम प्रत्येक लग्न में हर बार जब भी नीच के मंगल की या उच्च के मंगल की बात करेंगे तो हम उच्च और नीच के आदर्श स्थिति की बात करेंगे। उसमें हम ये चर्चा हो सकता है कि हम वीडियो के बीच में नहीं कर पाए हर बार कि ये 28 अंश पर ही कंसीडर किया जाए, या बार बार नहीं बोल पाए इस चीज़ को कि 28 अंश पर ही कंसीडर किया जाए। लेकिन आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब हम उच्च के या नीच के ग्रहों की बात करते हैं, चाहे हम चंद्रमा की बात करें, हम सूर्य की बात करें, चाहे हम मंगल की ही बात क्यों ना करें, तो हमको इनके अंश को भी निर्धारित करना पड़ेगा, इनके अंशों को भी हमें याद करना पड़ेगा। तभी तो हमने बात करी थी जब हमने शुरू में आपको सिद्धांतों की बात करी थी। सिद्धांत इसलिए ही पहले बताए गए हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने सूर्य की बात करी थी, मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन वह 10 अंश पर होता है। तो जो भी प्रेडिक्शन कंसीडर होंगे वो उस कंडीशन में होंगे, वो 10 अंश पर होगा। तो इसको एक आध डिग्री इधर या उधर हम कंसीडर करके इसके प्रभाव को कम या ज़्यादा आँख के प्रेडिक्शन तो मान सकते हैं। लेकिन आइडियल पोजीशन की हमने बात करी थी, हमने कोई ऐसी बात नहीं करी थी कि सूर्य 28 अंश का होगा तो भी ये परिणाम होंगे, तब परिणाम बदल जाएंगे। तब ये स्थिति देखी जाएगी कि मेष राशि में सूर्य की क्योंकि अपने मित्र की राशि है तो उसमें क्या परिणाम होंगे, या तुला राशि जो सूर्य की शत्रु राशि है उसमें क्या परिणाम होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, लेकिन 3 डिग्री पर होता है, 3 डिग्री पर होता है। तो इसी प्रकार से जब हम देखेंगे ना, तो हम बात करेंगे चंद्रमा के वृषभ में स्थित है, तो ऐसा नहीं होगा कि चंद्रमा को 28 अंश पे, 29 अंश पे या 25 अंश पे हम मान के और तब प्रेडिक्शन को कंसीडर कर लें, तब नहीं होंगे ऐसे फल। इसी प्रकार से जब हम वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में आई थिंक दैट वाज द एपिसोड जब हमने चंद्रमा की वृश्चिक लग्न में बात करी थी। हमने जब चंद्रमा के वृश्चिक लग्न में जब बात करी थी तब हमने आपसे इस पर चर्चा करी थी कि यह अपने मित्र की राशि में स्थित है, तो मित्र की राशि में जो होगा वो परिणाम अलग होगा। लेकिन जब हम उसके नीच की बात करेंगे तो परिणाम अलग होगा, उसमें हमें बात करनी पड़ेगी 3 डिग्री की भी। तो आप मान सकते हैं 3 नहीं होगा तो 2 होगा, या फिर 3 नहीं होगा तो 4 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा 25 होगा, उस पर वो प्रेडिक्शंस वेरी नहीं करेंगे। तो इन सिद्धांतों को भी आपको समझना पड़ेगा। जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो इन सिद्धांतों को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो उच्च के और नीच के जो दोष होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, उसके परिणाम बदल जाया करते हैं, प्रेडिक्शंस गलत हो जाया करते हैं। देखिए ज्योतिष कहीं गलत नहीं है, ज्योतिष के सिद्धांत अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब हम देख रहे होते हैं कुंडली को तो हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, इसलिए परिणाम बदल जाते हैं। चलिए हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल 28 अंश पर उच्च का अथवा नीच की स्थिति को प्राप्त होता है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र की राशि में स्थित है, एक चीज हो गई। तो यहाँ पर ये यदि 28 अंश का नहीं होता है, उसकी कंडीशन में भी हम बात कर रहे हैं, और 28 अंश का होता है तब भी हम बात कर रहे हैं कि एक स्थिति ये जरूर दिखाई दे रही है कि व्यक्ति एक समय में पुरुषार्थ वाला व्यक्ति होगा, मेहनत वाला होगा, परिश्रम वाला होगा, शौर्य वाला होगा, बहुत ज़्यादा डेयरिंग होगा, हिम्मत वाला होगा, निडर होगा। लेकिन हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। मंगल यहाँ पर नीच का है, ये एक बात हो गई, लेकिन मंगल यहाँ का कारक होकर, तृतीय भाव का कारक होकर तृतीय भाव में ही स्थित हो रहा है। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करेगा, कारको भाव नाशाई।
यदि कोई ग्रह अपने कारक भाव में स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला बन जाता है। यह एक सिद्धांत है। मंगल अपने कारक स्थान में स्थित होने के कारण इसका नाश करने वाला बन रहा है, तो व्यक्ति एक समय में लाचार भी हो जाएगा, उसका स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो पूर्ण संभावना लग रही है, यहाँ पर जो पूर्ण संभावना प्रतीत हो रही है वो इस बात की हो रही है कि व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी भी हो जाए। देखिए यहाँ पे प्रेडिक्शंस चल रहे हैं, यहाँ पर डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शंस की बात चल रही है, रेमेडीज की भी बात चलेंगी, उपायों की भी बात चलेंगी। तो यहाँ पर केवल हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों के कारण भी परिणाम बदल जाया करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, इस पर परिणाम बदल जाएगा। मंगल पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, इस पर भी बहुत परिणाम डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, उस पर किसकी दृष्टि है, इसका भी परिणाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम मंगल की एज इट इज स्थिति की बात कर रहे हैं। एक क्रॉनिक डिजीज को ये इंडिकेट करने वाला होता है, व्यक्ति को एक समय में लाचार भी कर सकता है, या मंगल की महादशा और अंतरदशा के समय पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए बेड को पकड़ ले या फिर बेड रेस्ट करे। तो तृतीय भाव के सापेक्ष यदि देखें तो प्रबल मारक मंगल नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यहाँ पर हम एक बात की और भी हमने अभी चर्चा करी थी, उसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दें हम। नीच भंग राजयोग, ऐसी स्थिति में मंगल का नीच भंग राजयोग यदि हो जाता है तो वह शुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। नीच भंग राजयोग का सिद्धांत यह है कि इसकी उच्च राशि अथवा नीच राशि का स्वामी मंगल से केंद्र में आ जाए तो ये नीच भंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि नीच राशि का स्वामी चंद्रमा अथवा उच्च राशि का स्वामी शनि, इन दोनों में से कोई एक क्या हो जाए, मंगल से केंद्र में आ जाए, इट मीन्स कि चंद्रमा या फिर शनि छठे स्थान में स्थित हो जाए, नवम स्थान में स्थित हो जाए अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो जाए, तो यह नीच भंग राजयोग बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं छठे भाव के सापेक्ष, षष्ठम भाव के सापेक्ष। षष्ठम भाव का कारक होकर यह अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित है। देखिए यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मंगल छठे भाव से दशम भाव पर स्थित हो रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और यहाँ से जब मंगल अपने से दशम स्थान पर बैठ जाता है तो दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का, प्रोफेशन का। यह व्यक्ति के प्रोफेशन को भी इंडिकेट करने वाला होता है। क्या इंडिकेट कर रहा है? रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित अथवा शत्रु से संबंधित व्यक्ति का प्रोफेशन निर्धारित हो सकता है। हालांकि प्रोफेशन क्या होगा इसके अलग सिद्धांत होते हैं, जब हम उसकी बात में चर्चा करेंगे तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एट ए ग्लांस यदि इस कुंडली की बात करें और केवल मंगल की हम बात करते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित, रोग से मतलब हो गया मेडिकल के क्षेत्र में हो सकता है व्यक्ति, ऋण से संबंधित हो गया कि बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, और शत्रु पक्ष से संबंधित ही हो सकता है, या तो पुलिस में हो सकता है, फौज में हो सकता है, या बहुत अच्छा बदमाश भी हो सकता है, या छोटा बदमाश भी हो सकता है। तो ऐसी भी स्थिति नजर आती है। तो छठे भाव के सापेक्ष ओवरऑल देखें तो ये मंगल पॉजिटिव ही फल करने वाला है, या किसी भी प्रकार से नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता। हाँ, क्योंकि छठे भाव के कारक होने के कारण यह मंगल नीच का हो रहा है, तो इस मामले में प्रोफेशनली यह व्यक्ति को परमानेंटली सेटल्ड नहीं कर पाता। व्यक्ति का प्रोफेशन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन वाला हो जाता है, उसको रेगुलरिटी में काम नहीं मिलता, या रेगुलर में उसका काम नहीं बनता, या रेगुलर सैलरी वाला काम नहीं हो पाता। इस तरह की संभावना भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जॉब की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति जॉब को प्राप्त कर लेगा, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा जॉब ड्यूरिंग द टाइम, उसको मेंटेन करने में, जॉब को मेंटेन करने में उसको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं मंगल की दृष्टियों की। देखिए हम बात कर चुके हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। मंगल तृतीय भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, रोग स्थान को देख रहा है, अपने कारक स्थान को देख रहा है। देखिए हमने बात करी थी कि मंगल की जो दृष्टि होती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है, मंगल की जो दृष्टि होती है वो सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा है, तृतीय भाव में बैठकर प्रबल मारक हो रहा है, तो मंगल की दृष्टि भी जो होगी, पहली बात तो क्योंकि मंगल अच्छा नहीं है, अपनी महादशा अंतरदशा में ये नेगेटिव फल प्रदान करेगा, हम बात कर चुके हैं। तो मंगल की जो दृष्टि होगी वह एक कॉमन सेंस की दृष्टि से यदि देखते हैं ना, तो इसकी दृष्टि नेगेटिव ही होगी। लेकिन क्योंकि सिद्धांत यह भी है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है और सुख प्रदान करने वाली होती है, तो यहाँ पर क्योंकि मंगल मारक हो रहा है, तो यहाँ पर मारकत्व के प्रभाव तो देगा ही देगा। क्या देगा? रोग, ऋण और शत्रुओं की प्रबलता कर देने वाला होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिविटी हो रही है कि यहाँ पे सुरक्षा जो प्रदान कर रहा है, रोग होगा तो वो क्योर्ड हो जाएगा। देखिए, क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है, कोई असंभावना व्यक्त नहीं कर सकते इसमें, लेकिन जो प्रॉब्लम भी होगी ना, जो डिजीज होगी, जो रोग होगा, उससे व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त होगी। यह एक पॉजिटिविटी है। यदि ऋण भी होगा व्यक्ति को तो उससे भी मुक्ति प्राप्त होगी, ये भी पॉजिटिविटी है। और शत्रु भी होंगे तो उनसे भी मुक्ति प्राप्त होगी। इट मीन्स कि रोग हो या ऋण हो या शत्रु हो, सभी पे ये व्यक्ति हावी रहेगा, उसको क्योर कर लेगा, उसको सॉल्व कर लेगा उन चीज़ों को। और मंगल यहाँ पर अपने कारक भाव में बैठकर अपने कारक भाव को देख रहा है। मंगल यहाँ का कारक भी होता है, इसलिए भी यह मंगल विशेष सुरक्षा प्रदान करने वाला षष्ठम भाव को बन जाता है, छठे भाव को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। मंगल की तृतीय भाव से सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर है और यहाँ पर यह उच्च की राशि को देख रहा है। देखिए, नीच का मंगल, नेगेटिव मंगल, मारक मंगल, मृत्यु स्थान में स्थित मंगल और मारक होकर मृत्यु स्थान में स्थित मंगल, तो पूर्ण रूप से जो नेगेटिव मंगल है, जब उसकी दृष्टि 9th हाउस से पड़ती है तो व्यक्ति को भाग्यहीन बनाने का कार्य करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यह अपनी उच्च दृष्टि को देख रहा है तो ये भाग्यहीनता बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि उच्च राशि को बैठ रहा है तो शुभ फल करेगा। उच्च राशि को देख रहा है तो इसकी तीव्रता और बढ़ा देने वाला बन जाएगा। जो परिणाम है वो तीव्रता के साथ प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति का जो नुकसान होगा ऑल ऑफ सडन होगा, व्यक्ति पे विपत्ति आएगी वो ऑल ऑफ सडन आएगी, अचानक सब कुछ होगा। बीमारी भी जो होगी या बीमारी भी जो पता चलेगी वो ऑल ऑफ सडन पता चलेगी। तो इसके जीवन में कोई भी काम शनैः शनैः नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता, ऑल ऑफ सडन होता है। तो यह व्यक्ति को भाग्यहीन बनाने वाले जितने भी कर्म है उसमें अचानक ही इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मेहनत, मजदूरी और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देगा। भाग्य केवल उस स्थिति में साथ देना होता है जबकि व्यक्ति के आउटपुट नेगेटिव होंगे। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है जो नहीं खरीदनी चाहिए, तो उसकी डील तो व्यक्ति की तुरंत हो जाएगी, उसमें तो भाग्य बहुत तेज़ी से इसका वर्क करेगा। लेकिन यदि कोई अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज़ है तो उसमें व्यक्ति को बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि दशम भाव पर है। हमने बात करी थी कि मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी होती है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का कारक भाव, अष्टम स्थान होता है मृत्यु प्रदान करने वाला स्थान। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल तृतीय भाव में बैठकर मारक होकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो इट मीन्स कि यह पूर्ण रूप से व्यक्ति को प्रोफेशनली पीड़ित करने वाला होगा, व्यक्ति के प्रोफेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला होगा, व्यक्ति के प्रोफेशन को स्पॉइल कर देने वाला होगा, व्यक्ति को प्रोफेशनली अनस्टेबल रखने का कार्य करता है। अनस्टेबिलिटी होती है उसके जो जीवन होता है, उसके कर्म क्षेत्र जो होता है, उसकी नौकरी जो होती है, उसका बिजनेस जो होता है, अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान नहीं करता। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं बेसिकली? देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव में नीच का मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में इससे खराब स्थिति मंगल की हो नहीं सकती, होती नहीं है। तो यहाँ पर नीच का होगा या नहीं होगा, वही बात जो हमने अभी कर रहे थे कि 28 अंश का होता है तो नीच का होगा, तो है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर और दृष्टियों से भी देखते हैं तो यह मंगल प्रबल मारक बन रहा है। अपनी महादशा और अंतरदशा में यह व्यक्ति को बर्बाद कर देने वाला हो जाता है। 28वां साल भी व्यक्ति का नेगेटिव ही होता है, 42वां साल और 56वां साल यह भी स्पॉइल समय होता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देने वाला होता है। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसके प्रभाव को मूव करा देना उचित रहेगा। मूव करा दिया जाए मंगल को, मंगल के प्रभाव को बेसिकली।
कहाँ मूव करा सकते हैं? एक आइडियल जो स्थान है वही तो यह है कि इसको एकादश भाव में मूव करा दिया जाए, क्योंकि हमने बात करी थी कोई भी ग्रह यदि एकादश भाव में हो और यदि वह क्रूर ग्रह और पापी ग्रह भी होता है तो वह पाप नहीं करता, वह कुदरत प्रदान नहीं करता। एकादश भाव में बैठ के ये मंगल शुभ हो जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन अपने अशुभत्व को त्याग देगा ये जरूर कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मूव कराने के लिए महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में किसी ब्राह्मण से कलावा बंधवा लें। समय समय पर इसको चेंज करते रहे, मंगलवार को बंधवाना चाहिए। कलावा जिसको मौली भी कहा जाता है, पूजा के समय पर उपयोग में लाई जाती है। लाल रंग का धागा जिसको मौली कहते हैं या कलावा कहते हैं, कॉटन का लीजिएगा, सूती में लीजिएगा और उसके 7 से 8 राउंड करने के बाद तब बांधिएगा। प्रत्येक मंगलवार को भी इसको चेंज कर सकते हैं या एक मंगल छोड़ के अगले मंगल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो ये 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और तृतीय भाव से इसके मारकत्व के प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन सौंफ अथवा लाल मसूर की दाल साबुत वाली बहते पानी में प्रवाहित करना शुरू कर दें। बहते पानी में और स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में, निर्मल जल में इसको प्रवाहित करना शुरू कर दें तो मंगल चतुर्भाव को क्लिक करने लगेगा और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। ये किया जा सकता है। तीसरा एक काम यह भी हो सकता है कि इसको ऐसे का ऐसा ही सप्तम भाव में मूव करा जाए, इससे सप्तम भाव में मूव करा जाए, इसका मतलब नवम भाव में मूव करा दिया जाए। देखिए हमने पहले भी बात करी थी, किसी एक साधारण तरीका, एक सिंपल तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा पावर के साथ नेगेटिव बैठा हुआ है। एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इसको अपने ठीक सामने वाले भाव में मूव करा दिया जाए। यह तेज़ी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है और नेगेटिव इफेक्ट्स प्रदान नहीं करने वाला होता है। कैसे करा सकते हैं? मंगलवार से शुरू करके 43 डेज लगातार लाल मसूर साबुत दाल मंदिर में देना शुरू कर दें। साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर दीजिएगा। मंदिर में यदि आप देना शुरू कर देंगे तो 43 दिन में ये नवम भाव को क्लिक करने लगेगा, तृतीय भाव से इसके समाप्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से। जितने भी प्रभाव हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और नवम भाव में इसके प्रभाव मूव हो जाएंगे और यहाँ पर उच्च के फल भी प्रदान करने वाला यह मंगल बन जाएगा। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत प्रभावशाली उपाय है ही कि किसी ब्राह्मण से इसके समय समय पर जाप और हवन कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप ये कर पाते हैं तो जीवन सरल होगा, सहज होगा और सुखमय हो जाएगा। चलिए, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के तृतीय भाव में मंगल स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।